तो चलिए हरियाणा जीके की हम क्लासेस शुरू करते हैं। हमारे कुछ ज़िले रह चुके हैं क्लास में, मैं नहीं आ पाया कुछ कारणों से, ठीक है, और वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। चलो आगे हम इसको कवर करते हैं। हमारा आज जो ज़िला हम करने जा रहे थे वो था हमारा करनाल। करनाल से पहले मैंने आपको कैथल करवा चुका हूँ। कैथल इस साइड पड़ता है करनाल के। जब मैंने कराया था आपको कि कैथल, करनाल और पानीपत ये एक ब्लॉक में आते हैं, एक मंडल है ये। तो उस मंडल में हमने कैथल कर चुके हैं, हम आज करनाल कर रहे हैं। क्लास में मैंने कैथल करा दिया था। तो करनाल जानने से पहले हमें जानना होगा कि करनाल में कौन सी जगहें पड़ती है महत्वपूर्ण। तो देखिए, मैंने आपको क्लास में उस दिन बताया था कि अगर यमुनानगर से आप एक बस पकड़े दिल्ली के लिए तो आप दिल्ली साइड जाओगे, पानीपत से जाते हो नीचे, फिर पानीपत से सोनीपत आता है, फिर दिल्ली आता है। तो अगर आप दिल्ली जाने के लिए एक बस पकड़ते हो यमुनानगर से, तो आपको पता है आप रास्ते में इंद्री आता है अगर आप गए हो, फिर उसके बाद करनाल आता है, फिर आपका घरौंडा आता है। तो मेनली ये शहर पड़ जाएंगे कहाँ पर, सारे करनाल में। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं कि आप करनाल की साइड ना जाए, तो आप याद करिए, आप लाडवा से क्या होता है, आप कुरुक्षेत्र की तरफ मुड़ जाते हो। तो इससे याद करो कि करनाल की एक साइड क्या पड़ गया, यमुनानगर, और अगर मुड़ गए तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, कुरुक्षेत्र। तो इधर जाओगे आप कुरुक्षेत्र, और अगर यमुनानगर से आप लाडवा जाने के बाद ऐसे मुड़ जाओगे तो आप पहुँच जाओगे इंद्री। इंद्री से अगला शहर आएगा करनाल, करनाल से अगला शहर आएगा घरौंडा, और फिर आपका पानीपत, और पानीपत में नीचे यहाँ पे समाल खाएगा, और फिर सोनीपत आ जाएगा आपका। तो आज हम कर रहे हैं क्या, हमारा करनाल। तो करनाल में आपको सबसे पहले एक जगह का नाम बताऊंगा, नीलो खेड़ी। नीलो खेड़ी क्यों बसाया गया था? ऐसा था जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, भगदड़ी मची, तो कुछ लोग विस्थापित होकर जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, तो उनके लिए भारत में कुछ शहर बसाए गए थे। तो हरियाणा के अंदर भी 2 शहर बसाए गए थे। पहला था नीलो खेड़ी और दूसरा था हमारा फरीदाबाद, जो मैंने क्लास में बता रखा है। तो अगर क्वेश्चन आए हरियाणा जीके में कि कौन सा शहर विस्थापितों के लिए बसाया गया था या रिफ्यूजीज़ के लिए बसाया गया था, तो वो था नीलो खेड़ी। जब हम नीलो खेड़ी से शुरू ही कर चुके हैं, तो आप याद रखें कि आप जब कुरुक्षेत्र से आ रहे NH1 लेके, नेशनल हाईवे 1, तो वो यहाँ से गुजरता है, कहाँ से, नीलो खेड़ी से, और फिर आपका क्या जाता है, करनाल। याद करें, आप जब यमुनानगर से बस में जाओगे तो आप एक हाईवे पे चढ़ोगे जाके करनाल पे, वो वही हाईवे है जो कुरुक्षेत्र से आ रहा है, जिसको नेशनल हाईवे 1 कहते हैं, ठीक है। उसी NH1 पे ही आप जब कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका नीलो खेड़ी आएगा, और उसके बाद आपका एक जगह आएगी जिसको तरावड़ी कहते हैं। तरावड़ी वही है जो हमारे हिस्ट्री में, जिसको हम तराइन कहते हैं। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो वो तरावड़ी भी नीलो खेड़ी के बाद पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, करनाल। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको नीलो खेड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने बताया कि ये विस्थापितों के लिए बसाया गया था, रिफ्यूजीज़ के लिए। तो नीलो खेड़ी में 3 इंस्टीट्यूट हैं, मैं उनको आप एक तरीके से बताता हूँ। देखिए, नीलो खेड़ी में आप किसी से पूछोगे हरियाणा में, किसी बच्चे से, अगर कोई पॉलिटेक्निक करके आया है कि भाई आपने पॉलिटेक्निक कहाँ करी है, तो आपको ये बताएगा कि मैंने नीलो खेड़ी में करी है। यानी काफ़ी इंस्टीट्यूट है हरियाणा में पॉलिटेक्निक के, लेकिन आप अगर यमुनानगर की साइड रह रहे हो तो बच्चे लगभग कहाँ जाते हैं, नीलो खेड़ी में। यही लिखा हुआ है कि 1947 में रिफ्यूजीज़ के लिए बसाया गया। तो जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है वो कहाँ है, नीलो खेड़ी में। अब आप दिमाग में एक इमेजिन किए कि एक बच्चे ने पॉलिटेक्निक की है, अब वो क्या चाहता है कि भारत में जॉब ना करूँ और मैं कहाँ जाऊँ, विदेश में जाऊँ। तो विदेश में जाने के लिए वो तैयारी करता है एक इंस्टीट्यूट में जाके, जिसको कहेंगे ओवरसीज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओवरसीज़ क्या होता है, जब आप विदेश में जाना चाहते हो तो ओवरसीज़ कहते हैं उसको, जब किसी विदेश में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी देश में जाने के लिए। तो जो हरियाणा का पहला ओवरसीज़ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, नीलो खेड़ी में। तो आपने स्टोरी बना ली कि एक लड़के ने पॉलिटेक्निक की, वो बाहर जाना चाहता है, उसके लिए उसने पढ़ाई की, फिर वो वहाँ से पढ़ाई करके आया अपने गांव का विकास करने के लिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि नीलो खेड़ी में ही हरियाणा का ग्रामीण विकास संस्थान है। तो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1990 में बसाया गया था, ये बनाया गया था। हरियाणा की रूरल यानी गांव की जो डेवलपमेंट देखने के लिए एक संस्थान बनाया गया, वो भी कहाँ पे, नीलो खेड़ी। तो नीलो खेड़ी में हमने 3 चीज़ें देखी। पहला कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है,
किसी बच्चे ने पॉलिटेक्निक की, फिर वो बाहर पढ़ने के लिए गया तो उसने एक एजुकेशन ली एक इंस्टीट्यूट में, और बाहर से जब वो वापस आया तो उसने अपने गांव का उत्थान किया, तो उसके लिए क्या है, ग्रामीण विकास संस्थान। ऐसे आप स्टोरी से याद रख सकते हो उसको। इसका काम क्या है इंस्टीट्यूट का, ये सफल गाँव को आदर्श गाँव घोषित करता है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बताया नीलोखेड़ी के बारे में। अब हम थोड़ा आते हैं करनाल के ऊपर, कि करनाल बसा कैसे था, इसका नाम क्या है। देखिए सबसे मेन बात है, करनाल को अगर हरियाणा जी के में क्वेश्चन आता है धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो आप आंसर करोगे करनाल को। धान वही है जिससे आप चावल, बाद में चावल बनता है आपका, जो शुरू में होते हैं वो धान होती है। तो हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है, करनाल को, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से बसाया गया है करनाल। अगली बात है, जब मैंने आपको हरियाणा जी के शुरू कराई थी तो मैंने बताया था शुरू में 7 जिले बने थे, तो उनमें से एक जिला कौन सा था, करनाल था। तो हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। तो उसी समय पे जो जिला बना था वो एक करनाल जिला भी बना था। पुरानी हिस्ट्री में चले तो पुराने समय में महाभारत काल में एक राजा हुए कर्ण। कर्ण वो ये जो युधिष्ठिर के बड़े भाई थे। देखिए आप इससे याद करिए कि जो कैथल है वो बसाया था किसने, युधिष्ठिर ने। और युधिष्ठिर के भी जो बड़े भाई थे, जो बाद में पता लगता है स्टोरी में महाभारत में, वो कौन थे, कर्ण। तो कर्ण ने क्या बसाया, करनाल। तो याद रखना, कैथल युधिष्ठिर ने और करनाल किसने, कर्ण ने। तो राजा कर्ण ने बसाया क्या, करनाल। अब इसी का पुराना नाम क्या है, करनाल का कर्णल्य। और जब करनाल आया है तो कर्ण के बारे में बात हो रही है, तो कर्ण तालाब भी कहाँ पे है, करनाल में। और कर्ण झील भी कहाँ पे है, करनाल में। पश्चिमी यमुना नहर मैंने आपको बता रखी है कि अगर बाउंड्री से जाओगे तो आपको यहाँ यमुना नहर मिलेगी जो यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऐसे इधर से जाओगे तो एक नहर निकाली हुई है, यमुनानगर में से निकल जाती है वो, और वो ऐसे पश्चिमी है, पश्चिमी यमुना नहर कहते हैं क्योंकि वो उस यमुना नहर के पश्चिम से जाती है। ठीक है, तो उसी जगह पे एक झील बनाई गई है जिसको कर्ण झील कहते हैं। अब करनाल के बारे में कुछ बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी ये, कब, अंग्रेजों के समय में। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी छावनी बनाई थी। छावनी यानी जहाँ पे उनकी पुलिस होती है, जैसे कि अब अंबाला के अंदर क्या है, अंबाला छावनी है। तो उससे पहले वो छावनी हुआ कहाँ करती थी, करनाल में। लेकिन क्या होता है, 1841 में मलेरिया फैल जाता है कहाँ पे, करनाल में। तो उस छावनी को वहाँ से बंद कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और वो छोड़ के चले जाते हैं कहाँ को, करनाल को। तो करनाल को जब वो छोड़ के जाते हैं तो इधर जाओगे आप, कुरुक्षेत्र आएगा और ऊपर जाके आएगा आपका अंबाला। तो फिर वो अंबाला में जाके वो छावनी बसाते हैं 1843 में। तो हरियाणा जी के में क्वेश्चन आता है कि अंबाला छावनी कब बसाई गई, तो आंसर होएगा 1843। क्यों बसाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया हो गया था करनाल में, तो वो करनाल को छोड़ना पड़ा उन्हें। तो वो जाके कहाँ पे बसाई फिर, अंबाला में। तो अंबाला छावनी तब बसी थी 1843 में। 41 में ये बंद हो गई थी। अब करनाल फेमस किस चीज़ के लिए है, दो चीज़ों के लिए है, अमरूद और लहसुन। इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन करनाल में होता है। ठीक है भाई, अब अगर आप इस हाईवे से, मैं कह रहा हूँ यमुनानगर से आप अगर दिल्ली की तरफ जा रहे हो, तो आप करनाल जब पहुँचोगे तो आपको वहाँ शोरूम दिखेंगे कुछ हाईवे पे बिल्कुल, और उस शोरूम का नाम है लिबर्टी शूज़ लिमिटेड फुटवेयर्स या लिबर्टी इंटरप्राइजेस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए लिबर्टी का शोरूम कहाँ पे है, कौन से ज़िले में है, तो आप आंसर टिक करोगे करनाल ज़िले में है। तो एक तो जूतों के लिए फेमस हो गया, शूज़ के लिए, और दूसरा क्या, शुगर, चीनी के लिए भी। तो ये जो हरियाणा का शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको आप शॉर्ट में एसबीआई भी कह सकते हो, एसबीआई बैंक नहीं, ये शुगर के ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, यानी कुछ वो शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने में कुछ जैसे आप बदलाव करके कौन सी अच्छी ब्रीडिंग हो सकती है, कौन सी ब्रीड अच्छी हो सकती है, किस में उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, कि 1 बीघे में क्विंटल, कितने क्विंटल गन्ने बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है, आपका करनाल में है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हमने कवर की है। अभी हम आ जाते हैं करनाल के ऊपर ही। अब हमने क्या कर लिया, नीलोखेड़ी के बारे में हमने जान लिया है, मैंने आपको इंस्टीट्यूट बताए 3। अब हम आते हैं करनाल के ऊपर। करनाल के यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि एनडीआरआई हरियाणा में कहाँ पर है, या एनडीआरआई कहाँ पर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो डेयरी क्या होता है आप पता ही है आपको, डेयरी क्या होता है, तो उसके लिए रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट है कि कैसे पशुधन बढ़ाया जाए, कैसे आपका दूध बढ़ाया जाए, कैसे घी की मात्रा का बढ़ाई जाए, उसके लिए रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ है, करनाल में। एक्चुअली क्या था, 1923 में से बेंगलोर में बनाया गया था, उस टाइम पे इसका नाम भी अलग होता था। फिर बाद में 1955 में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, करनाल में। करनाल से आपने याद किया कि यहाँ पे एक क्या है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर दूसरा स्टोरी के हिसाब से इसको देख लेते हैं एक बार, कि करनाल को एक किस्म से मान लो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ
देखिए, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी कहाँ है? करनाल में। यानी सोइल की सैलिनिटी, लवणता क्या होता है कि किसी मिट्टी में कितना नमक है, उसको चेक करने के लिए भी एक संस्थान है जरीफा वीरा गांव में, वो भी कहाँ पड़ता है? करनाल में पड़ता है। तो ऐसे ही मिट्टी के अंदर क्या उगेगा? गेहूं उगेगा। तो गेहूं के लिए शोध निदेशालय, वो भी कहाँ पे है? करनाल में। तो इसको स्टोरी के तरीके से ऐसे याद करो कि पहले मिट्टी को आपने क्या करा, उसकी सैलिनिटी को चेक किया कि उसमें कितना नमक है। फिर आपने देखा हाँ इसमें ठीक ठाक नमक है तो इसमें हम गेहूँ उगा सकते हैं। कम नमक है यानी उसमें गेहूँ उगा सकते हैं, तो आपने गेहूँ शोध निदेशालय, यानी शोध क्या होता है? रिसर्च करना गेहूँ के बारे में, तो वो आपने वहाँ पे गेहूँ उगा दिए करनाल में। सोच लो आप, वैसे उसको कहते हैं धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन आप याद कर लो कि आपने करनाल में क्या उगाया है? गेहूँ उगा दिया है। और फिर आपने क्या किया है, वो जैसे गेहूँ उगा दिया आपने, तो आप जैसे भैंसों को खड़की वगैरह डालते हो तो उसमें आप गेहूँ भी डाल देते हो कभी कभी, तो आप उसके लिए आप याद कर सकते हो डेयरी से रिलेटेड है कुछ। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे है? करनाल में है। आप इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखना कि मिट्टी की सैलिनिटी, लवणता, एक गेहूँ शोध और डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे कहाँ हैं? करनाल में है। तो हमने कवर कर लिया है क्या? हमारा एक तो नीलोखेड़ी, और एक हमने क्या कर लिया कवर? हमारा करनाल। अब बात आती है हमारी क्या? तरावड़ी पे। जो नीलोखेड़ी से करनाल के बीच में एक शहर पड़ता है तरावड़ी, तो वहाँ पे दो युद्ध हुए जिसको हम कहते हैं तराइन के युद्ध। तो तराइन का जो पहला बैटल था और दूसरा बैटल था, पहला जो बैटल था वो हुआ था 1191 में, और दूसरा जो हुआ था 1192 में। जो 1191 वाला था वो हुआ किसके बीच था? पृथ्वीराज चौहान और गोरी। तो इन दोनों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने सारे राजपूतों को अपने साथ लेके गोरी का पूरा जोरदार संघर्ष किया था। तो गोरी उस टाइम हार गया था और वो डर के फिर से वापस भाग गया था। तो ये तराइन का युद्ध हुआ था पहला, इसको तरावड़ी कहते हैं आज के समय में। तो अगर क्वेश्चन आए कि तरावड़ी है कहाँ, तो वो करनाल जिले के अंदर पड़ती है। हरियाणा जी के में क्वेश्चन आएगा तरावड़ी शहर कहाँ पर है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें गोरी फिर से अपनी सेनाएं लेके आया था। इस बार पृथ्वीराज चौहान की मदद उसके दोस्तों ने नहीं की थी, राजपूत सारे टूट गए थे। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान हार गया था तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 में हुआ था। तो ये होगी हमारी बात तरावड़ी के बारे में। अब इसके रिगार्डिंग एक बात और बता दूं मैं आपको। तरावड़ी में 1191-92 युद्ध हो गया। एक बासमती चावल जो फेमस है वो तरावड़ी में बहुत ज़्यादा उगता है, तराइन कहते हैं जिसको, तराई कहते हो आप। तो हमने देखा कि धान का कटोरा कौन है? करनाल। और जो सबसे ज़्यादा बासमती उगता है वो उगता कहाँ पे है? आपका तरावड़ी में। तो इस ज़िले के बारे में हमने इतनी बातें जानी। इसके पास ही एक गांव है कुंजपुरा, और इसी कुंजपुरा गांव में एक खुली हुई है क्या? सैनिक स्कूल। तो अगर पूछ ले सैनिक स्कूल कहाँ पर है इस ज़िले में, किस ज़िले में है, तो वो इस ज़िले के अंदर, करनाल ज़िले के अंदर सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो वो कुंजपुरा में है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी। इसके आसपास ज़िले कौन से हैं? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल। ठीक है, ये आपको पता ही था कैथल है, क्योंकि कैथल, करनाल और पानीपत खुद में क्या है? एक ब्लॉक है। तो नीचे की साइड क्या है? पानीपत। वो आप रूट से याद रख लेना जैसे आप बस में जा रहे हो। तो मुझे आशा है आपको ये क्लियर हुआ होगा सारा। अब दूसरी बात, जब आप दिल्ली से यमुनानगर की तरफ आओगे बस में, तो आप देखोगे करनाल आने से पहले एक जगह पड़ती है मधुबन। तो मधुबन में आप देखोगे कि आपको पुलिस का बहुत बड़ा संस्थान दिखेगा। तो याद करो कि मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिसर कहाँ पर है? करनाल से 8 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब देखो पुलिस क्या करता है, ये देखता है कि भाई कि क्राइम हुआ है तो उसमें किसका हाथ है, तो वो सैंपल लेता है, ब्लड सैंपल लेता है, या फिर वो ये देखता है कि मर्डर हुआ तो किसके हाथ उस पर छपे हुए हैं। तो फोरेंसिक लैब भी वहाँ पर एक सैचुरेटेड है, कहाँ पे? मधुबन में ही। वो चेक करता है कि किसने क्राइम किया है किसने नहीं किया है। तो आप मधुबन से याद रख सकते हो कि करनाल से थोड़ी सी पहले 8 किलोमीटर पहले एक मधुबन शहर आता है, जहाँ पे पुलिस का रिसर्च, क्या कहते हैं, रिसर्च कह रहा हूँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्रशिक्षण परिसर है, और उसके साथ ही एक फोरेंसिक साइंस लैब भी है, किसकी? पुलिस की। तो ये बात होगी करनाल की। कुछ और चीज़ें जो बची है, कुछ गांव बचे हैं, वो मैं इसके पार्ट 2 में डालूंगा। होप यू लाइक इट। और अगर मुझे मिस कर रहे हो तो आप इस लेक्चर को देख लीजिए, और अगर आपने इस लेक्चर को याद कर लिया तो मैं सोचूंगा ठीक है मेरे बच्चे अच्छे हैं।